that the challenge is being defined by such persons. We need to first, जो कहते हैं कि एक बार challenges होते क्या हैं, we need to first identify and define with respect to our own self. यानी हमें हमारे जीवन काल में कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. तो कुछ जो मैंने कहा कि सहज लोग होते हैं, वो परिस्थितियों का आकलन इतना नहीं करते. वो कहते कि चलो ठीक है, स्कूल में गया पढ़ लिया, कॉलेज में पहुंचा तो वहां पे भी पढ़ लिया, नौकरी करनी थी एक इंटरव्यू दे दिया, नौकरी मिल गई तो ठीक उसमें पहुंच गया. नौकरी में एक कैप्सूल में चले गए और उसमें जैसा जैसा नियति अपने को बढ़ाएगी वैसे वैसे बढ़ जाएंगे. बिजनेस में भी ऐसा ही है. बिजनेस अपने फोर फादर्स का है, उसमें बैठ गए, ये मान के चलते कि नाउ वेयर इज द चैलेंज, मुझे तो उसी को कंटिन्यू करना है. यदि नया भी स्टार्ट करना है तो विथ ऑल फैसिलिटीज, यानी किसी बात की कमी ना होते हुए यदि बिजनेस चालू कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे सामने चैलेंज क्या है, एवरीथिंग विथ मी, तो आई विल जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस. तो ऐसे भी लोग सर्वाइव करते हैं. लेकिन थोड़े से इसमें और कुछ उत्साही होते हैं. मैं ज्यादा उत्साही की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द रिजल्ट्स आर वेरी फर्टाइल इन दोस केसेस वेयर दे टुक द चैलेंजेस aggressively and pursued it to the extent कि it has affected their life also. तो उनकी बात नहीं करेंगे. मैं सेकंड बात जो कर रहा हूँ कि ठीक है, मुझे स्कूल में भर्ती किया गया, आई एम इन टू स्कूल. जब मुझे समझ आई तो द पेरेंट्स हैव टोल्ड मी, द टीचर्स आर टीचिंग मी, तो मैं थोड़ी मेहनत अपने तरफ से और कर लूँ, थोड़ी सी अपनी समझदारी को बढ़ाया. एंड सेम थिंग कंटिन्यूज इन द कॉलेज एजुकेशन एज वेल. Then comes the life which starts thereafter, जिसमें कि you have to choose your career. Now, the choosing a career is not a challenge nowadays. It goes with your marks. तो आपको इतने मार्क मिले 98%, you have to choose the medical field. Challenge तो तब है when you choose to go for a business. So then it's a challenge. Why I am calling it as a challenge? क्योंकि 99% people around you will say कि अरे ये क्या कर दिया, कहाँ जाना था और कहाँ चले गए. तो देन यू हैव टू एक्सेल इन दैट फील्ड व्हिच यू आर ऑप्टिंग विथ योर ओन विश. वहां पर भी चैलेंज है लाइफ में, अपने करियर का चैलेंज, उसके बाद में बिजनेस का चैलेंज. ये सब चैलेंजेस हमने खुद में अपने हाथ से बनाए हुए हैं और अपने सामने आए ऐसी सी परिस्थिति हम खड़ी करते हैं. ये चैलेंजेस जो आते हैं ये हम अपनी परिस्थितियां खुद खड़ी करते हैं, ऐसा मेरा मानना है. और फिर उसको चैलेंज मान के मानना भी चाहिए, और देन वी ट्राई टू अचीव दोस ऑब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर चैलेंज. लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है, देयर आर सिचुएशंस, एन एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड मे बी फॉर एनी अदर रीजन which is not within your control, in the family as well, in the society, in the country, in the world. कि there the situation which has been before you is not because you have opted for it. It has been created because of some other circumstances, and one of which, through which we are going, is this pandemic, COVID 2019. वो हम एक चैलेंज हमारे सामने भी है. लेकिन ये पहली बार नहीं आया. ये ठीक है कि जब सारी समस्या पूरे संसार की है तो बड़ी लगती है. इट्स अ वर्ल्ड वाइड सिचुएशन, तो नेचुरली द सिचुएशन इज वेरी ग्रेव और हमको ऐसा लगता है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. लेकिन हम पर उसकी परिस्थिति का परिणाम कितना होगा, तो जितना हम लेंगे उतना ही होगा. हम हमारी बात कर रहे हैं. थोड़ी हम अपनी परिस्थिति को और तकलीफ में डालेंगे यदि हम औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो देन देयर विल बी रियली अ चैलेंज. तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार आई है आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम वी हैव फेस्ड सच चैलेंजेस एंड वी हैव कम आउट ऑफ इट. ये जो आज बात चल रही है कि कोविड-19 की वजह से साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये सारे इम्बैलेंसेस होने के चांसेस और एग्जाम्पल भी है कि हुए हैं. लेकिन
ये पहले भी हुए, पेंडेमिक नहीं था, कोविड नहीं था, तब भी हुए। इंडिविजुअली द impact was there, which affected the emotions, which naturally affected the psychology of the person, और उसमें कुछ अच्छा हुआ, कुछ गलत भी हुआ। द सिचुएशन नाउ इज द सेम, कहीं कोई अंतर नहीं। हाउ यू टेक इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जब होता है कोई चैलेंज, कोई भी, तो उसमें अपने आप को कंट्रोल करना, उसमें अपने आप को एक उचित स्थान पे रखना, अपने तक ही सीमित न रहते हुए औरों को साथ में लेकर आगे बढ़ना। उसमें अपना परिवार भी आ गया, अपने पड़ोसी भी आ गए, और अपने सब वो जहां तक हम पहुंच सकते हैं वो यदि हम करेंगे तो ये सिचुएशन को भी निकालने में आसानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये ठीक है कि हमने जो सोचा था, the plans we had made a year ahead, a year before, you might feel कि my all plans have got shattered, सब कुछ अब बिखर गया है। लेकिन मेरी बात माने तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। हर अंधेरे के बाद उजाला है, ये हम सबको पता है। लेकिन एक जो आदत हो गई थी अपने सक्सेस के पीछे भागकर और उसको पकड़ने की, तो मुझे लगता है कि सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड, इट कैन नॉट बी परस्यूड, बट इट कैन बी ensured by what? It can be ensured by the flow of life that you live, and then you'll find that the success is coming to you unintended. It is inevitable. It's an inevitable product of the life that you live. मेरा ऐसा मानना है। वो ठीक है कि हमने एक आदत बना ली कि मुझे सक्सेसफुल होना है और उसके लिए मुझे सब कुछ करना है, और उसमें हमने एक कैप्सूल डिजाइन कर ली अपने लिए। कैप्सूल क्या डिजाइन की, मतलब गलत उसमें कुछ भी नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, इसके बात करूंगा, उसमें कुछ इंक्लूड करने के लिए कहूंगा। हमने जो किया वो कोई गलत किया ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने ये सोचा कि कोई भी चीज में सफलता हासिल करनी है तो मेरा करियर तो मेरा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अचीव कर लिया। अब रियल लाइफ में यदि मुझे कुछ करना है तो मैं उसको पकड़ लूँ। मैंने एक मापदंड बना लिया सफलता का। आई हैव मेड अ प्लान, आई हैव मेड अ बेंचमार्क, मुझे यहाँ तक तो पहुँचना ही है। एंड देन आई एम मेकिंग ऑल एफर्ट्स, बट दोज एफर्ट्स आर ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? लाइक वी हैव प्रोग्राम्स इन दी संपर्क कि हाउ टू डेवलप दी लीडरशिप क्वालिटीज विद इन योरसेल्फ, हाउ टू फेस योर बिजनेस चैलेंजेस, कस्टमर्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा। अब मुझे लगता है कि कस्टमर के साथ जो बिहेवियर होगा, कस्टमर के साथ जो बिहेवियर होगा वो कोई अलग होगा, और घर वालों के साथ अलग होगा, समाज में जहाँ उठते बैठते हैं वो अलग होगा। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ठीक है, हमने अपना ध्यान जो है वो आज इस बात के लिए रखा कि मैं कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करूं, उनके साथ कैसे डील करूं, 21st सेंचुरी का पेरेंट मैं कैसे बनूं। ये भी बहुत सी बार मन में आता है, आपने डिस्कस भी किया। आपने मतलब मैंने श्रेया जी से लिस्ट मांगी थी कि भाई क्या क्या कर रहा है, क्योंकि अपना जो संपर्क ग्रुप है ये बड़ा एक्टिव है और टॉपिक्स बहुत अच्छे डिस्कस करते हैं। और मैंने देखा कि सच में आप लोग बहुत भाग्यवान हैं जो इस क्लब के, इस संपर्क शाखा के मेंबर है, कि उनको जो बातें मिल रही है वो अन्यथा और कभी कहीं नहीं मिलती। कोई सीख मिले तो आपको नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर मतलब बिजनेस के लिए पॉजिटिव लेसन ऐसे हेडिंग में भी देखा मैंने कि बताया गया, सेल्फ ब्रांडिंग कैसे हो उसके बारे में बताया गया। अब ये हो गया स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये लेने की जरूरत तो रहेगी, मतलब लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन इसमें कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से हमें आ सकती है, ये जो चैलेंजेस हम समझते हैं
और चैलेंजेस को फेस करने की तैयारी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कैसे आ सकती है, वो हम कैसा जीते हैं उस पर सारा निर्भर करती है। यानी व्हाट ट्रूली मैटर्स मोस्ट आर द लाइव्स वी हैव टच्ड, ऐसा कहते हैं, एंड लीगेसी दैट वी हैव लेफ्ट। हमने अपने जीवन काल में किन किन विषयों को, बिंदुओं को छुआ है, किन किन लोगों तक हम पहुंचे हैं, और हमने पीछे क्या छोड़ा है, ये सच कहे तो ये मैटर करता है। यदि हम कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए जीना सीख रहा हूं, वो मुझे बताओ कि उसका मंत्र क्या है कि मैं अपने लिए जीऊं, तो एक बड़ा सीधा साधा सरल आंसर, आध्यात्मिक आंसर है कि आप दूसरों के लिए जीना सीख जाओ। आप देखें कि आप खुद के लिए जीना वो अपने आप सीख जाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, मैं दूसरों के अंदर में इस वाक्य में आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी इन टूडेज एनवायरनमेंट व्हेन द फैमिली इज मतलब सेग्रीगेटेड, जिसमें कि हम अपने आप को बिल्कुल अलग जब रखते हैं, तो पत्नी को भी अलग कर देते हैं, बेटे को भी अलग कर देते हैं, माँ बाप को भी अलग कर देते हैं, तो वो दूसरे बन जाते हैं हमारे लिए। तो उन दूसरों के लिए भी मैं कह रहा हूं, तो हम दूसरों के लिए कैसा जीते हैं, उनके बारे में कैसा सोचते हैं, ठीक वैसी ही हमारी जिंदगी भी बनती है। हम अपने लिए भी वैसा ही जिएंगे, और मुझे लगता है कि ऐसी जो जिंदगी होगी वो हमें वो सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कल्पना भी नहीं है, क्योंकि जो सिखाया गया उस कल्पना में कहीं पर भी जीवन में शांति कब मिले, इसको सिखाया गया कि एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ यू मस्ट हैव पीस इन योर लाइफ, ऐसा कहते हैं। जबकि अपना अध्यात्म कहता है कि आप रोज जिंदगी जियो लेकिन शांति से जियो। अपना अध्यात्म ये कहता है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं कहते कि एक बार 50 साल तक खूब मेहनत कर ले बेटा, फिर बाद में संन्यास ले लेना, ऐसा कभी नहीं कहा। एक बार 40, 50, 60 साल तक खूब मेहनत कर लो, व्यापार कर लो, और फिर बैठ के रोटी खाओ, ऐसा हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। वी आर फॉर्चुनेट, इस देश की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ करते रहना है, और करते करते ही सब कुछ पाते रहना है। तो ये बात जो मैं दूसरों के लिए कह रहा हूँ, ये एक सिंपल पॉइंट है, एक मतलब जिसके बेसिस पे अपने जीवन में, अपने परिवार में भी जिया जा सकता है। अब जब उस पर हम बात करते हैं तो मन में विचार आता है कि भाई आप उसके लिए ही बात करेंगे तो बिजनेस का क्या होगा, मैं जहाँ सर्विस करता हूँ वहाँ क्या होगा, मैं सर्विस करती हूँ वहाँ क्या होगा, बिजनेस में मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ वहाँ क्या होगा। तो वहाँ के चैलेंजेस हैं, वहाँ पर कंपटीशन होगी। यदि सिर्फ कंपटीशन को ही आप चैलेंज मान के चलते हैं तो निश्चित रूप से आप रास्ता भी ढूंढ लेंगे। रास्ता कहाँ तक जाएगा? तो आप अपनी प्राइसिंग ठीक करेंगे, आपका प्रोडक्ट ठीक करेंगे, आपका व्यवहार ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो स्वच्छता की बात चल रही है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और जहाँ आप सर्विस करते हैं वहां पर भी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको इम्पैक्ट करना है किसी को, किसी और से आपको अपने आप को ठीक दिखाना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थॉट इन कंपटीशन कि भाई मैं मेरे अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसा प्रेजेंट करना चाहता हूं, उसका एक पॉजिटिव थॉट इज व्हाट इज द कंपटीशन, आंसर टू द कंपटीशन। तो सर्विस में यदि है तो हम अपने आप को तैयार करते हैं, यू ट्रेन योर सेल्फ, आप यू इक्विप योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज एज वेल एज द आर्ट ऑफ वट एवर दैट इज रिक्वायर्ड इन योर सर्विस, तो आप इक्विप करते हैं। तो ये सारी स्किल्स जो आप ले रहे हैं तो वो तो आपके कंपटीशन के काम आने वाली है, आपके चैलेंज को फेस करने के लिए काम आने वाली है। लेकिन सिर्फ उसी पे प्रयास करते रहने का मतलब ये होता है कि करियर के पीछे इतना भागते गए, इतना भागते गए कि आप अपने कैरेक्टर को भूल गए, जो कि उसके बराबरी में आपके साथ यदि चले, आप उसको चलाएं, तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। यानी करियर के साथ में यदि हम अपने कैरेक्टर का हर वक्त सोचते रहे
और करियर के साथ में अपने कंट्री के बारे में सोचते रहें, आप देखिए कि आप में एक डिफरेंस आ जाएगा। कुछ निर्णय जो कभी कभी बहुत बड़े लगते हैं, कभी कभी व्यापार में, परिवार में, और अपने व्यवसाय में जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी, वेर एवर यू आर, वहाँ पर कुछ निर्णय लेते वक्त हमको बड़ी तकलीफ होती है। हमको ऐसा लगता है कि इस निर्णय को बहुत सोच के लेना होगा, सहज रूप से उसका निर्णय नहीं आ रहा है। इट इज नॉट कमिंग ऑटोमेटिकली, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉम्बिनेशन जो हमारा था वो कुछ गड़बड़ गया, लाइफ का कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ा गया है। ठीक हो सकता है, कहीं कोई इशू नहीं है। गड़बड़ा किससे गया कि मैंने अपने व्यापार को इतनी प्राथमिकता दे दी, इन द बिजनेस विच आई एम आई हैव गिवन सो मच ऑफ टाइम एंड अटेंशन एंड द प्रायोरिटी दैट आई लेफ्ट आउट ऑल अदर थिंग्स ऑफ माई लाइफ। ऐसे उदाहरण अपने मेरे स्वयं के भी रहते हैं बहुत सी बार, हम सब जो बैठे हैं उनके भी होंगे कुछ ना कुछ। मतलब उसको लाइफ स्पैन में ना देखते हुए, यदि 24 आवर्स में भी हम देखें या एक वीक का भी हम टाइम स्पेंड देखें, तो ध्यान में आए कि अरे इस वीक में हमने तो पूरा ध्यान इस बात पे दिया, ये बात तो हमारे से छूटी गई। तो ये जो बातें छूटी, लाइफ में छूटने की तो बात है ही, पर एक बहुत बड़े स्पैन में वो हमसे छूटते चले गई। और हुआ ये कि व्हेन टेकिंग डिसीजंस, जहां पर की सिचुएशन आपके सामने में है, आप इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। एट टाइम्स आपको एथिकल और अनएथिकल डिसीजन ये लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर यदि बिल्टअप रहे तो आपको फॉर अ मिनट, फॉर अ सेकेंड, यू मे गेट सम, जिसको कहते हैं कि एक आकर्षण आपको जो है उस तरफ जाएगा जो कि अनएथिकल है। मेरा प्रोडक्ट तो ठीक नहीं है, लेकिन अब उसको 100 की पैकिंग भेजना है, मेरे पास ये पुराना माल बहुत पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट भी हो गया है, मेरा मतलब खराब भी हो गया है, अब 100 पैकेट में 2 वो डाल देता हूँ। अब ये क्यों मन में आया? क्योंकि मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है इन ऑल सेंस, यानी फाइनेंशियली एज वेल। तो जो मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, डाल दूं क्या? दुकान के आदमी ने पूछा, सर ये पुराना पैकेट पड़ा है, थोड़ा सा खराब भी होगा, शायद डाल दूं क्या? 100 में मालूम नहीं पड़ता है, उसके यहाँ कोई देखता नहीं है। यहाँ डिसीजन लेने की बात है ही नहीं, आपके मुंह से सहज रूप से निर्णय निकलना चाहिए थे, भी ऐसे तुम्हारे मन में कैसे आ गया, इसको एक तरफ करो। लेकिन अब यदि निर्णय लेना है कि भेज दो, तो हुआ क्या कि एक बार भेज के देखो, फिर उसके फोन की राह देखो, फिर उसके पेमेंट की राह देखो। ऐसा करते करते आपने अपने चैलेंजेस बढ़ा लिए, अपने इस स्वभाव की वजह से, जो कि पता नहीं अचानक डेवलप हो गया। उसमें कोई व्यक्ति विशेष की गलती नहीं होती, एक वातावरण उसको वैसा बना देता है, वातावरण बनाता है, इसको हमको मानना पड़ेगा। आज भी वातावरण ने हमको इस तरफ या उस तरफ जाने के लिए, तैयार करने के लिए अपने आप को कहा है, डिपेंड हम पे करेगा। इसलिए संपर्क शाखा में ये जो बार बार अनेक बातों पर, विषय पर चर्चा रखी जाती है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा फोरम अपनी इस उम्र में, फोरम बहुत है, मतलब क्लब्स होंगे, कोई ग्रुप्स होंगे, लेकिन ऐसा फोरम जहां पर कि इस तरह के विचारों को ही अपने व्यवसाय, अपने व्यापार, अपने परिवार को साथ में रखते हुए कुछ विषयों पे चर्चा करना, ये यदा कदाई होता है, बहुत कम जगह पर होता है। और हम भाग्यशाली हैं जो इसके एक टीम के पार्ट हैं। तो जब ऐसे, जब डिसीजन लेने की बात, मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि आदमी को चैलेंज क्यों लगता है कि दो मैं यदि जो गुड्स विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, मे बी आउट ऑफ डेट एज वेल, वो देने की जब बात आती, तो देयर इज अ चैलेंज दैट यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ एंड देयर इज अ डिसीजन विच यू मे लाइक इट, कि भाई मैं कर डालता हूँ। उसके बाद क्या होता है? देन यू आर वेटिंग फॉर हिज फोन कॉल, सब माल मिल गया क्या? आपने पूछ लिया, हाँ सब मिल गया। देन यू आर बिल्कुल सेटिस्फाइड, चलो ये ठीक हो गया, अब पेमेंट आ जाए कम से कम। पेमेंट आने के बाद में तो माल यदि खराब निकला तो मेरी जवाबदारी नहीं है। यहाँ तक हम पहुंच गए। तो इसको फिर हमने चैलेंज मान लिया, और मैंने ये मान लिया कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हो गया बिजनेस में, कि मैंने मेरा खराब वाला जो माल था, जो गुड्स थे, वो भी टिका दिए। एक ही अप्रोच है, इसमें तकलीफ है। जो अपने आप को आपने एंगेज कर लिया,
उसको चैलेंज मान लिया। तो चैलेंजेस यही क्यों चूज किया आपने, कुछ अच्छे चैलेंजेस है वो चूज कर लेते। ऐसा निर्णय उस वक्त लेने की बारी आती है। तो करियर के साथ में कैरेक्टर को साथ में लेके चलना, और जो मन है वो अपने परिवार तक सीमित ना करते हुए देश को अपना परिवार मानना। आप देखेंगे कि ऐसी जिंदगी जब आप जीते हैं, रोज जीते हैं, तो रोज शांति मिलेगी, रोज आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो सेटिस्फेक्शन शायद आपको 50-60 साल बाद में मिलेगा, लेकिन उसका आप रिपेंट भी करेंगे, उसका पश्चाताप करेंगे 70 साल बाद में, 80 साल बाद में, जब आपको अध्यात्म समझ में आएगा। अध्यात्म भी आज से समझना इतना आसान नहीं है। आसान है, हमने उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। अब कहते हैं ना कि 80-90 साल बाद में अब इसको समझ आई। क्यों कहते हैं? उसको कहीं ना कहीं आभास होता है उस जीवन में जाकर कि मैंने अपने जीवन में इतनी गलतियां तो की। अब ठीक है, वो जीवन निकल गया, लेकिन जो बाद का जीवन जहाँ पर आप असहाय होते हैं, वहाँ पर आपकी क्षमता भी कम होती है, वहाँ पर आपको दूसरों की मदद चाहिए। ऐसे समय में आपको इस तरह के जब ख्याल आ जाए कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैंने इस बात को पहले समझ लिया होता तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। ये सब बातें आती है। और जो इस उम्र के लोग हैं उनके साथ उठिए बैठिए आप। मैं तो कहूँगा कि अपने देश में ये व्यवस्था है, ये पूरे संसार में कहीं नहीं है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग है। हमारे यहाँ वो बुजुर्ग हैं जो हमसे बात करते हैं। हमारे यहाँ वो बुजुर्ग हैं जो अपना पूरा अनुभव प्यार के साथ, आत्मीयता के साथ में अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। लेकिन हम उनके साथ बैठते हैं क्या? मैं एक 83 वर्ष के बुजुर्ग से नागपुर में ही मिलने गया। हम लोग संपर्क के दृष्टि से मिलने जाते हैं, तो काफ़ी देर तक बात हुई। उन्होंने बताया, मैं सब जब पूरी जानकारी ली, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है अपने उम्र में 25वें साल में, आज 82 साल की है, 25वें साल में इस कंट्री में, अपने इंडिया में उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ योग में। तो मैंने सहज रूप से पूछ लिया कि मैं सवेरे वॉक भी कर लेता हूँ, कभी जॉग कर लेता हूँ, और व्यायाम जितना खींच तान के कर सकता हूँ, स्ट्रेचिंग वाला वो भी कर लेता हूँ, आसन भी कर लेता हूँ जितना समय मिलता है, जब जो मिलता है, और प्राणायाम भी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे, अब देखिए 82 साल के यदि किसी व्यक्ति ने कोई कह रहा है तो मंशा भी ध्यान से सुनने की होनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि इसको थोड़ा पलट दो, आप प्राणायाम को पहले नंबर पर डालो। मैंने प्राणायाम सबसे आखिरी में कहा उनको। उन्होंने कहा प्राणायाम को सबसे पहले पे डाल दो, बाकी सब आप करो, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आपने प्राणायाम को ठीक से कर लिया तो आप गारंटी मानिए कि आपका शरीर वैसा ही स्वस्थ और सुडौल रहेगा, आकर्षक रहेगा, जैसा आप चाहते हैं, जिसके लिए आप इतना दौड़ रहे हैं। आप स्वास्थ्य के लिए तो दौड़ते ही अपने कि भाई मेडिकली मैं फिट रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में है ना कि दिखने में भी मैं ठीक रहूं, जरा मेरी जो टमी है वो बहुत ज्यादा आगे भी ना आए, शोल्डर्स भी ठीक रहे। फिर तो भगवान ने जैसी जिसको काया दी उसको ही वैसे ही आगे बढ़ना है, कहीं उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के मन में ये होता है। उन्होंने बिल्कुल बहुत सहज तरीके से कहा कि सिर्फ प्राणायाम प्रायोरिटी में डाल लो, आप इसको आखिरी में मत रखो, और फिर देखो कि आपको कैसा अनुभव। अपने शरीर के लिए भी कहा उन्होंने, मन मस्तिष्क के लिए भी कहा, और अपने रोज के आचरण के लिए भी कहा। अब ये 82 वर्ष के बुजुर्ग, हम जब जब उनसे ये बात सुनते हैं तो विश्वास करके उस पर आगे बढ़ना, ये हमारा कहीं ना कहीं कैरेक्टर होना चाहिए। मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात बोली। फिर जब मैंने और जगह पे बात की, क्योंकि प्रवास चलते रहता है, अनेक व्यक्तियों से मेरे लाभ मिलता है, भाग्य ही अपना, तो बताते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है, ये करके देखो। लेकिन क्या प्राणायाम हमारे यहाँ छूट गया क्या? तो ध्यान में आया कि छूट गया। अब वो बाबा जी अपने लगे हुए, रामदेव जी रोज सवेरे शाम हमको सिखाते हैं, तो अपने भी लोग लगे हुए हैं। तो ऐसी बातों का अनुभव अपने इस देश के अंदर में इट्स वेरी इजी टू गेट। लेकिन हम अपने करियर के चक्कर में अपने कैरेक्टर बिल्डिंग को यदि भूल जाएंगे, अपने कंट्री को यदि भूल जाएंगे, उसको स्थान नहीं देंगे, तो जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं अल्टीमेटली
हम सफलता हासिल करना चाहते हैं जीवन में, तो सफलता हासिल करने का पैरामीटर भी धीरे धीरे हमारा बदल जाएगा। और वो ऐसा ना हो कि जब हम बहुत बुजुर्ग हो जाए तब बदले। आज ही 25 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र हो, 50 की उम्र हो, जो भी उम्र हो, उसमें अपने काम के साथ, करियर के साथ हमारे कैरेक्टर को हम कैसा डेवलप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश में हम जब बैठे हैं तो एकदम कैरेक्टर गिर चुका है, बिल्कुल नहीं। जो बताया जाता है वो सेलेक्ट फ्यू है, लेकिन जो आप देखने निकलेंगे तो स्टेशन पे बैठे हुए जो मोची, जो कि जूते को पॉलिश करते करते कैरेक्टर हमने वहाँ भी पाया है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, यानी नागपुर रेलवे स्टेशन का। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ शंकर नगर चौक का, जहाँ पर कि एक व्यक्ति जो पंचर ठीक करता है उसका एक हाथ नहीं है, वो डिसेबल्ड है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में से हम उसको टायर कहते हैं कि निकालो, मालूम पड़ता है कि उसके डिसेबिलिटी है, हम हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, बोले साहब रहने दीजिए, मेरा काम अपने आप करने दीजिए। और उसकी ऊंचाई कब होती है कैरेक्टर की, मैं बताऊं मेरा स्वयं का अनुभव, कि मैंने कहा कि मैं रुकता हूं कि जब तक कि आप देख लेते हैं। ये तो हमारा छोटापन है, अनुभव के साथ आ गया कि कितने पंचर निकालता है पता नहीं। ये अभी साल भर पहले की बात है, ये ना कोविड के पहले की बात है। तो आजकल टायर को बाहर से पानी से चेक कर लेते हैं, ट्यूब निकालने की जरूरत नहीं है। बोले साहब जाइए ना आप, मैं जो है वो चेक करके आपको बता दूंगा। मैं वापस पहुंचा अपने टायर को लेने के लिए। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? Yes, हाँ yes, you're audible. हाँ, Yeah. तो कहीं रहे तो बता दीजिएगा। तो मैं जब वापस मेरा टायर लेने के लिए पहुंचा तो मैंने उसको पूछा कि कितना हुआ, तो उसने कहा कि साहब 50 रुपये लगेंगे। मतलब 50 रुपये क्यों, पंचर वगैरह नहीं निकला क्या? बोले साहब कोई पंचर नहीं निकला, शायद हवा निकल गई थी इसलिए आपका टायर बैठा हुआ था। ये है कैरेक्टर। वो चाहता, जो कि मैं मन में सोच के गया था कि एक दो पंचर तो बोल ही देगा, लेकिन शंकर नगर चौक पे डिसेबल्ड आदमी पंचर वाला, इसमें आज भी कैरेक्टर है। उसने नहीं लिया मुझसे, उसने 50 रुपये जो उसकी मेहनत होती है उसके लिया। तो कैरेक्टर तो अपने यहाँ पर कहीं पर भी पाया जा सकता है, लेकिन जो बताया जाता है कंट्री के बारे में वो सेलेक्ट फ्यू को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमको सच में संसार के सामने अपना देश ठीक ना दिखे ऐसा प्रयास जब देश में कुछ लोग, अपने ही लोग करते हैं, उसका ये परिणाम है कि हमको ऐसा लगता है कि कंट्री में बहुत सी चीजें बहुत खराब हो गई है। तो अपने करियर के साथ अपने कैरेक्टर को ध्यान रखकर और आगे बढ़ना। अब ये कैरेक्टर बिल्डिंग सिर्फ संपर्क की शाखा में आकर और बिजनेस और उसी से ओरिएंटेड बाकी चीजों को करके होगा क्या? तो वो तो होगा, लेकिन वो पूरा नहीं होगा, उसको घर में ही करना पड़ेगा। तो जब घर में करने की बात आती है तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे तो समय नहीं है, मुझे है तो मेरी पत्नी को नहीं है, पत्नी सोचती है कि मेरे पति को नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि मेरे माँ बाप को नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि भाई चलो ये अपने काम में लगे, मेरे लिए समय नहीं है, कोई बात नहीं, मैं निभा लूंगा। ये सब बातें हमारे मन में और हमारे साथ में जो परिवार में है उनके मन में आती है। तो उसको थोड़ा सा समझना। और आज मैं आपको बताऊं कि ये जो पीढ़ी अब जी रही है, ऐसा समय शायद किसी और पीढ़ी को नहीं मिलेगा। इस पीढ़ी को मिला है। क्या मिला है? जैसा एक योद्धा होता है ना, द सोल्जर हु इज देयर इन द फील्ड, जब उसको रात का समय मिलता है, जब युद्ध बंद होता है रात में या कुछ सीज फायर हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो खाली नहीं बैठता, वो अपने शस्त्रों को धार लगाते रहता है कि भाई ये जो शस्त्र मेरे हैं कल यदि काम आ जाए, काम आएंगे, तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि नहीं। ठीक ऐसा ही समय कोविड ने हमको दिया है। किस बात के लिए दिया है ये थोड़ा सोचना होगा। कोविड ने जो समय दिया है अपने आप को ठीक करने का समय। हम ठीक नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोलते ना देयर इज स्कोप एवरी टाइम फॉर द इम्प्रूवमेंट, उस फिलोसफी में चल रहा हूँ। कोई भी अन्यथा ना ले मुझे कि अरे यार ये तो सोचते हैं कि सब, ये तो ये मान के चल रहे हैं कि सब गड़बड़, कुछ नहीं है, लेकिन और तो आगे बढ़ना है ना, अपने आप को ग्रूम करना है। जीवन में
कुछ ऐसा छोड़ के जाना है कि जैसा कवि प्रदीप ने कहा था, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर फिर तू आए ना आए। 4 लाइन में हमारी कवियों ने बहुत कुछ लिख दिया। अपनी कहानी छोड़ जा, इस तरफ फिर तो कभी नहीं आएगा। जिस व्यापार में, जिस कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में जहां पर आप बैठे हैं, जिस घर में आप एक जवाबदारी लेके आए, आप बच्चे के रूप में आए, आप पत्नी के रूप में आए, लेकिन एक परिवार में आप पहुंचे, उस परिवार में भी आपको कुछ छोड़ के जाना है। आप ये मान के चलिए कि परिवार आपके साथ नहीं जाने वाला है, आपको परिवार से अकेले बाहर जाना है। परिवार में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, आगे की पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सब सोचने का समय कि हमें इस पीढ़ी को फॉर्चुनेटली, यानी कहते हैं कि कुछ खराब हुआ तो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। खराब परिस्थिति को हम अच्छी तो बोल ही नहीं सकते, उसको तो हम डील करेंगे, पूरी ताकत के साथ डील करेंगे। जहां जहां जो जो सेवा देनी होगी, लोगों को बाहर निकालना होगा, हम निकालेंगे, हम भी उसमें से बाहर रहेंगे। लेकिन साथ में इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि ऐसा जब समय मिला है तो हम और क्या क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा परिवार, हम स्वयं, हमारे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी और सारा समाज और देश, उसमें हम कुछ छोड़ कर जाएं अच्छी बातें। हम जो आज एंजॉय कर रहे हैं, हम जो संस्कृति को हमने प्राप्त किया है, वो सब कहीं ना कहीं पीछे कुछ हमारी पीढ़ी की मेहनत और ताकत लगी हुई है। हमको भी उसको आगे बढ़ाना है। अब वो कहते हैं ना कि अभी बातें आती है, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, यानी आंदोलन भी हुआ, मेक्सिको की बात है, वहां पर अबॉर्शन पे बैन आ गया। मेक्सिको की बात है, अबॉर्शन पे बैन आया। तो अब अच्छी बात है, कुछ सोच के सरकार ने किया होगा, लेकिन महिलाएं निकल गई सड़क पे और उन्होंने कहा कि नहीं, अबॉर्शन इज अवर राइट एंड यू जस्ट कैन नॉट टेक दैट राइट अवे फ्रॉम अस। अब मन में जो चिंतक होते हैं और विचारक होते हैं और जो आगे के बारे में सोचते हैं, वो ये जो करने वाले लोग हैं शायद टेक्नोलॉजी वाले होंगे। तो जो चिंतक होते हैं वो सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से, यदि टेक्नोलॉजी को हम इतनी प्रायोरिटी दे देवे, तो क्या टेक्नोलॉजी, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर बनाया जा सकता है क्या? एक कंप्यूटर भी आदमी बनाता है, उसका दिमाग बनाता है, दूसरा कंप्यूटर भी व्यक्ति को लगना पड़ता है, उसका दिमाग को लगना पड़ता है। लेकिन एक से दूसरा, बाप से बेटा सवाई जो बनने की परिभाषा, जो हमारी कहावत है, वो कब होती है? जब वो माँ अपना कर्तव्य निभाती है। और ये जो संसार आज हम इतना अच्छा जो देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाप से बेटे सवाई निकले, जिसमें कि माँ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज भी है। वो जब तक के हुआ नहीं, वो कर्तव्य का पालन नहीं हुआ, तब तक हमको देखने को नहीं मिलता। छोटी छोटी बात है, लेकिन अब जब ऐसे आंदोलन होने लगते हैं तो थोड़ा सा चिंता का विषय इसलिए होता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपस में जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये समय हमको मिला है कि हम कुछ बातों पर अपने परिवार में चर्चा करें। अपने परिवार में जो फैमिली वैल्यूज जिसको कहते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो स्थापित है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन उसको और प्रगाढ़ करें, उसको बॉन्डिंग को और बढ़ाने के लिए क्या करें। आप सोचेंगे कि बस 2 भाई हैं तो उनका प्रेम जीवन भर रहेगा, इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। सबका अपना अपना दिमाग है, सबके अपने अपने दोस्त हैं, सब अपने अपने सिचुएशन में पहुंचते हैं और वहां से सब अपने अपने हिसाब से सोच के और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें जाकर कहने के विचारों की भिन्नता आती है। और फिर हम देखते हैं कि जो परिवार संयुक्त होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या है तो कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है। ये इसीलिए हुआ कि कुछ बातों पर अपनी फैमिली वैल्यूज जिनको हम कहेंगे, उन पर विचार नहीं किया गया। अब कौन सी फैमिली वैल्यू, अब मैं इसमें आपको बताऊं, मैं जब कैरेक्टर बिल्डिंग की जब मैं बात कर रहा था, एक उदाहरण अभी ख्याल आया। आप देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस कितना है, किताबों का नहीं है ये लाइव उदाहरण है। अपने नागपुर के पुलिस कमिश्नर जो यंग है वो शायद नहीं जानते, पर जो
और पहले के वो जानते कि नागपुर के पुलिस कमिश्नर अरविंद जी इनामदार नागपुर में पुलिस कमिश्नर काफी वर्षों तक रहे, डीआईजी करके रिटायर हुए। उन्होंने रामकृष्ण मठ के एक कार्यक्रम में बताया, खुद अपने मुंह से अपनी गाथा बताई। ऐसे ही सुन के आदमी प्रेरित भी होता है। उन्होंने कहा कि 1948 में जब दंगे हुए तो उनका बहुत बड़ा मकान, यानी हवेली जैसा मकान और अच्छी बड़ी संपत्ति, वो पूरी लूट ली गई, मकान जला दिया गया। पिताजी, माताजी और ये एक, बस यही रहे। तो इनामदार मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी बड़े जमींदारी हुए या जो भी एक इन्फ्लुएंशियल क्लास ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उनकी ये हालत कि अब रहने के लिए भी जगह नहीं। तो रहते कहाँ थे, कहाँ, किसने उनको आश्रय दिया? तो एक झोपड़ी में धनगर समाज जो अपना है, जो कि पहले ये जो पशुपालन करता है, उस झोपड़ी में उन्होंने उसको जगह दी। कहा कि मेरा भाग्य है कि आप जैसे मेरे झोपड़ी में रहने के लिए आए। उस वक्त ये 7 या 8 साल के थे, घबराए हुए तो थे, लेकिन पिताजी ने कहा बेटा मेहनत करने के बाद में ऐसी कोई बात नहीं होगी कि जो हम हासिल नहीं कर सकते। बस जीवन में मेहनत करते रहो, और जो जीवन के बाकी प्रिंसिपल हैं जो हम सबको मालूम है कि सच पे चलो, दूसरों की सेवा करते हुए चलो, दूसरों के बारे में सोचो, ये सब करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। ये उनके पिताजी के शब्द, उनके पिताजी का आचरण। तो ये पुलिस में नौकरी लगी, पुणे के अंदर में पुलिस में एक पुलिस स्टेशन के चीफ बने, यानी शायद इंस्पेक्टर या जो भी कहते हैं उस वक्त। और रात की उनकी ड्यूटी थी। रात की ड्यूटी में रात को 1 बजे एक महिला गहने पहनी हुई घर से भागकर और पुलिस स्टेशन आई। हाथ में कुछ और भी सामान था जिसमें निश्चित रूप से गहने और जो भी रुपए पैसे होंगे। वो आई, बहुत घबराई हुई थी। इनसे कहा कि मुझे अपने मैके जाना है, मुझे आप कैसे भी करके पहुंचा दो, आपको जो चाहिए मैं सब धन देने के लिए तैयार हूँ, सोना चांदी सब है मेरे पास में, मैं लेके सब दे दूंगी, लेकिन मेरे को अभी इसी वक्त अपने मैके पहुंचा दीजिए, मेरे जान को धोखा है। इनामदार जी कहते हैं कि जिन कठिन परिस्थितियों में जी रहा था, जो परिस्थितियां मैंने देखी, एक क्षण, फॉर अ मोमेंट, आप देखिए वो व्यक्ति कह रहा है, फॉर अ मोमेंट मेरे मन में भी आया कि मैं कुछ ले लूं फिर काम कर दूंगा, लेकिन तुरंत पिताजी का ख्याल आया। अगले क्षण, यानी दिस इज ऑल गोइंग ऑन इन सेकंड्स। आप ये मान के चलिए कि जिंदगी में ऐसे निर्णय क्षणों में ही लेने पड़ते हैं। कभी भी 1 घंटे और 2 घंटे बाद के निर्णय के लिए ये नहीं रुकने वाली बात होती है। उसी क्षण आपने विचार दूसरे आए, उसके अगले क्षण आपको किन्हीं विचारों ने खींच लिया बाहर, और उनको पिताजी का ख्याल आया, उनके बताए हुए मूल्यों का ख्याल आया, शब्द उनके कान में गूंजे। उन्होंने कहा कि ठीक है बताइए आपको कहाँ छोड़ना है। उस वक्त सीसीटीवी भी नहीं थे, आदमी कुछ भी हिम्मत करे तो हीरे जवाहर तो ले सकता था, लेकिन उन्होंने सम्मान पूर्वक, जैसी अपनी संस्कृति है, उस महिला को उसके घर छोड़ा। ये होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है वो आपको इस सीमा तक पहुंचाने की ताकत रखता है, बाकी कोई भी ट्रेनिंग आपको इस सीमा तक नहीं पहुंचा सकती, जो कि जीवन में हमें हासिल करनी है। तो ऐसे कैरेक्टर के लिए स्थान जो होगा अपने आप में कैरेक्टर इम्बाइब करने का, वो हमारा परिवार है। अब इस परिवार में हम क्या करें कि ये जो इस तरह का जब समय आता है, द चैलेंजिंग टाइम्स हम जिनको कहते हैं, ये कोविड नहीं, ये जो मैंने एक क्षण बताया था इनामदार जी के लाइफ का, वो भी उनका एक चैलेंजिंग टाइम था। हमारे भी जीवन काल में, अपने व्यापार में, मैं स्वयं ऐसे चैलेंजेस फेस करता हूँ, आप करते हैं, सब फेस करते हैं। क्षण भर के लिए इधर से उधर होता है व्यक्ति। तो ऐसे समय में क्या काम आता है? तो फैमिली वैल्यूज काम आती है। अभी जो फैमिली वैल्यूज को हम कितना समय देते हैं इम्बाइब करने के लिए? तो आज तो समय है कि हम इन सब बातों को सोच के और कल से लग जाए कि भाई चलो ठीक है, इसमें से कुछ बातें हम ले, फैमिली वैल्यूज पता करें कि क्या होती है, और मालूम है पता होती है मतलब उसको और डिफाइन करके दिमाग में उसको कॉन्शियसली नोट करके और उसको डेवलप करने की कोशिश करें।
तो फैमिली वैल्यूज क्या होती है जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम कहाँ पहुंच गए अभी, हमारा पूरा जीवन फूड और फ्रीडम में चला गया कि भाई मुझे अपने जीवन के लिए जो जो लगता है, फूड यानी अपना मकान भी उसमें आ गया कि मुझे जो जो लगता है मैं वो हासिल कर लूँ, बस उसके पीछे सारी जीवन लगा हुआ है। घर में चर्चा का विषय सवेरे और शाम सिर्फ भोजन खाना नाश्ता यही होता है। आपस में कंपटीशन अब जो हुई कोविड में कि आपके पति ने सब्जी कैसे बनाई और मेरे पति ने सब्जी कैसे बनाई, कौन घर की सफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सब्जी कैसी बनाई उसमें मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा दिमाग में घुस चुका है कि सवेरे उठते से आज का मेनू क्या होगा, अभी जरा स्पेशल टाइम चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है और घर में मैं रहता हूँ, तो ये ऐसा समय और कभी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा मुझे भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, बढ़िया सवेरे ये बनाओ, दोपहर में ये बनाओ, शाम को ये खाएंगे, वाह कितना अच्छा समय निकल रहा है। फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम क्या चाहिए, तो सब अपने अपने टीवी में एंगेज है, सब अपने अपने व्हाट्सएप में एंगेज है, सब अपने अपने सोशल मीडिया पे एंगेज है, सब अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, सामूहिक गतिविधि गायब सी है। दोष किसी का नहीं है, परिस्थितियां वैसी है। तो कोविड का समय मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा बाद में कंक्लूजन ये करके निकालते हैं। मुझे लगता है कि इसमें और भी बातें इंक्लूड करना पड़ेगा, फूड और फ्रीडम से बाहर निकल के विजडम पे आना पड़ेगा। हमको कौन सी विजडम हासिल करनी है, क्या हासिल करना है। तो परिवार में कुछ गुण हमको जो हैं उसको और प्रगाढ़ करने हैं, बॉन्डिंग और बढ़ानी है। तो व्हाट आर द टूल्स फॉर दोस बॉन्डिंग, क्या हमको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं, आपस में आत्मीयता बढ़े, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना, इसका आचरण बढ़े, दूसरों की बात को सुनना। छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, आप करके देखिए, जिनके छोटे बच्चे हैं जो आपका मोबाइल मांगते हैं, फिर उसमें वो कहते हैं कि अब आप कहते हैं कि मोबाइल में और कुछ ना देख ले, तो आप लगा देते हो एबीसीडी, आप लगा देते हो एक छोटा हाथी दो और छोटा हाथी ऐसा एक गाना, आप लगा देते हो चंदा मामा दूर के, अनेक बातें। 10-15 दिन आप लगा के दे दीजिए, बाद में तो बच्चा अपनी उंगली घुमा के खुद निकाल लेता है कि उसको क्या चाहिए, इतना वो एक्सपर्ट है। तो ऐसे बच्चे को जब वो जीत पे आ जाता है तो उसको रिस्पेक्ट चाहिए। मैं रिस्पेक्ट पर से बात पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए गौर करिएगा कि छोटे से बच्चे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको आदर चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरी बात सुन रहे हैं। वो जिद्दी है, वो जिद्दी ही रहेगा, बच्चा है। जैसा हम कहते हैं ना कि बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, तो मैं अपने बुजुर्गों के लिए भी वही कह रहा हूँ, आपके मन में होना चाहिए वो अब जिद्दी हो जाएंगे, होने दो, कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे भी जिद्दी होते हैं, वो भी जिद्दी होंगे। एक अचार वैसा हो जाता है कि भाई एक जिसको कहते हैं कि आदमी का आचरण हो जाता है उस वक्त, भगवान की देन है कि बुजुर्ग जो होते हैं उनसे कोई बात बोली तो वो होनी और जल्दी होनी अभी करना है, ठीक है वो हो गया, कुछ मतलब उसमें ये नहीं, हम उनको नहीं सिखा सकते, हम बच्चे को नहीं सिखा सकते कि तुम जिद मत करो जब तक उसको समझदारी नहीं आती। ये बच्चा आपको बार बार मोबाइल मांगता है, आप देते हैं, वो 10 मिनट की जगह 15 मिनट देखता है, आप उसके हाथ से खींच लेते हैं, फिर वो रोता है। ये क्रम घर में रोज चलता है। अब थोड़ा सा मैं बात जो कर रहा हूँ विश्वास की और रिस्पेक्ट की, उसके बारे में सोच के देखिए कि इस बच्चे को ये मालूम पड़ जाए कि ये खुद होकर मुझे मोबाइल बाद में देंगे। यदि मुझे कह रहे हैं कि इसको बंद करो, तो बाद में जब कुछ समय बाद में जब मैं मांगूंगा तब मुझे देंगे, इसका उसको विश्वास हो जाए। तो मेरी बात आप समझिए, रिजल्ट आपको मिलेगा कि यदि उसको आपने कहा कि उसको समझ नहीं रहा पर वो अपनी भाषा समझ जाता है, आपने कहा कि अब हो गया 10 मिनट हो गया, अब बंद कर, अब बंद कर, उसके बजाय बेटा आप ताली बजाओ, आपने देख लिया, ताली बजाओ, इसको बंद करते हैं। 2-3 दिन में आपको उसके व्यवहार में बदलाव मिलेगा। उसको मालूम है कि अभी इन्होंने बंद करने के लिए कहा है, लेकिन बाद में मैं जब कहूंगा, मेरी जब इच्छा होगी तब मुझे मिल जाएगा। और दीजिए ना, मोबाइल उसके सामने छुपाने की क्या जरूरत है। अरे आप उसके सामने मोबाइल पर 24 घंटे बैठकर और काम कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे होंगे, आप चाहते हैं कि उसी इंस्ट्रूमेंट को वो ना हाथ लगाए, इम्पॉसिबिलिटी है। आपके आचरण से ही वो सीखेगा। आप भी मोबाइल थोड़ी देर के लिए छोड़िए, वो भी छोड़ेगा।
आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। छोटा सा बच्चा भी आपसे रिस्पेक्ट मांगता है। आप अपने घर में उदाहरण तो बहुत है देने के लिए, इन उदाहरणों को ढूंढिए कि उसको रिस्पेक्ट कैसे चाहिए। आज उसकी कोई बात है, वो कहने के लिए आपके पास में आया हुआ है, शब्द उसके पास नहीं है, सुनिए 2 मिनट, उसको लगेगा हाँ मुझे सम्मान दिया गया। हम घर में आते हैं, घर में आते से ही वो माँ के पास दौड़ता है और वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं कि पहले वहां चलो, या वो कुछ बोलने की कोशिश करता, आता कुछ भी नहीं है। 2 साल का बच्चा, 2.25 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जब अपने पैर पे चलने लगता है, आप उसको ऑब्जर्व करें, वो अपनी टूटी फूटी भाषा में, इशारों से, आंख से, बॉडी लैंग्वेज से बताना चाहता है। माँ कहती कि मैं अभी थक के आई हूँ, तो अब जरा रुक जाओ, बस दादी के पास चले जाओ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपने उसको जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया, ये वहां उसको ठोकर लगती है। इसको सम्मान का ही शब्द देना पड़ेगा और अपने मन में भाव भी वही रखना पड़ेगा। तो इस तरह की सम्मान की भावना मैं जब छोटे से बालक के लिए कह रहा हूं, तो आप सोचिए कि अपना भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी बहन छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपने पत्नी, अपने पति, अपने माँ, पिताजी, चाचा, काका, काकी, जो भी हम रहते हैं, साथ में रहो या अलग भी रहो, वो सब चाहते हैं कि एक दूसरे को सम्मान मिले। कोई कहेगा नहीं। तो सम्मान देने की प्रक्रिया घर में कैसे चालू हो सकती है? मैंने बच्चे का उदाहरण दिया है, बड़ों को भी एप्लीकेबल है। कभी छोटा भाई कोई उदाहरण दे के कहे कि अपने को ऐसा करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे माँ ने, अब उसको हाँ बोल दो, माँ ने जीवन भर अपने बेटे के लिए भोजन किया, नई बहू आ गई, 2-4 साल हुए, अब उसको कहा कि माँ आप भोजन मत बनाया करो, आप अपना पूजा पाठ करो। वो सुविधा देने के लिए कहती है, उसके मन में यही भाव है। लेकिन अब आप ये मत करो, बाकी खाना मैं बनाऊंगी। और आप क्या बनाते हो? मैं इनको जरा पिज़्ज़ा खिलाती हूँ, मैं इनको जरा आलू मुंडा बना के खिलाती हूँ, बच्चों के लिए आज मैं वो क्या नाम, चीज़ रोल होता है वो बना लूंगी, बर्गर बना लूंगी। आप क्या बनाते हो? उनके सम्मान को थोड़ी सी ठेस लगती है, क्या देखिए तो सही, आप करने दीजिए ना। वो बोलेंगे कि मैं बनाना चाहती हूँ, बनाएगी लच्छेदार पराठे और देगी बैंगन की सब्जी बना के, आलू की सब्जी बना के देगी। अरे उस काल में तो वही मिलता था, तो उसने वही सीखा। लेकिन उनकी भावना का आदर कौन करेगा? उनकी भावना को सम्मान कौन देगा? इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से। तो ये सम्मान की प्रक्रिया है, ये बैठकर और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बोलकर, थ्रू मैसेजेस, दे मैं बहुत केयर करूंगा आपकी, है ना। पत्नी आती भी इसीलिए है, जब वो चुनती है किसी पति को, तो वो सबसे पहले देखना चाहती है कि ये मेरा केयर करेंगे कि नहीं करेंगे। ये विश्वास यदि उसको हो जाए तो वो आती है। ठीक है, जहां पर अरेंज मैरिजेस होती है, उसमें बात भले ही ना हो, पर मन में उसके रहता है कि मेरी केयर हो जाए, मुझे रिस्पेक्ट, मुझे जो है वो मिल जाए। अब मालूम पड़ा कि आप तो अपनी ही बात रखने के पीछे लगे हुए। छोटा भाई आपको कोई सजेशन दे रहा है आपके व्यापार में, हो जाएगा ना नुकसान, फर्क क्या पड़ता है, करने दीजिए उसको। नुकसान हो गया तो पलट के मत बोलिए मैंने तेरे को पहले ही कहा था, नहीं चल ठीक है ये किया ना, कोई बात नहीं, देख आगे और संभल के करेंगे, कुछ मुझसे पूछना होगा तो बताना। ये बच्चे के साथ भी यही होना चाहिए, बड़ों के साथ भी यही होना चाहिए। यदि बड़े परिवार के अंदर में हैं तो इससे भाग्यवान तो और कोई हो ही नहीं सकता। उनकी उम्र के अनुसार उनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आता है, ये हमको समझना चाहिए। हमारे भी उम्र में आएगा हमको, हम भी उसे छूटे हुए नहीं। तो उनको जो व्यवस्था देनी है और जो सम्मान देना है, उसकी प्रक्रिया यही फैमिली वैल्यूज है, आत्मीयता यही फैमिली वैल्यूज है। ये बढ़ाने के लिए अब समय मिल गया है, अब हम घर में हैं। कहते हैं, अनेक बार मैंने पेपर में पढ़ा कि दीज आर द वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, और दोष किसको दे रहे हैं कि, और हैं हर घरों में जहां हम बात करते हैं, पति पत्नी, 2 बेटे और बहू, पति पत्नी, 2 भाई, 1 बहू, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन, लेकिन घर एक व्यापार बन गया है। वहां पे जहां जहां जगह जिसको जिसको शनै शनै मिली, उसने उस पर कब्जा कर लिया। शब्द ठीक नहीं है, उसने अपना स्थान बना लिया। बच्चे ने भी अपने स्कूल जैसे ऑनलाइन चालू हो गए, अपना स्थान बना लिया, और सब अपने अपने बैठे हुए हैं। ये कैसा जीवन भाई? इस पर कभी विचार किया क्या हमने? इस जीवन को बदलना पड़ेगा ना, वो करते हुए बदलना पड़ेगा। वो नहीं करना ऐसी बात ही नहीं है, उसको करते हुए बदलना, यही तो पुरुषार्थ है। और हम करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जो लेख आते हैं उसमें क्या लिखा रहता है कि इतना सब होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं।
घर में वायलेंस हो रहा है, इन सब बातों की तरफ बढ़ रहा है। होगा ही, क्योंकि आपने खुद ने उस घर को घर न रखते हुए उसको कुछ और बना दिया। आपको खुद को नहीं मालूम कि क्या बनाया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, क्योंकि घर में ऐसा कुछ भी बने तो हमारे यहाँ तो कोई कल्पना ही नहीं उसको क्या शब्द दिया जाए, पर हमने बना दिया। बनाने में हरकत नहीं है, जैसी व्यवस्था रहेगी, जैसा राम रखेंगे वैसा हम रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जीवन मूल्यों को, हमारी सहनशीलता कहाँ गई? हमारी सहनशीलता को हम कैसे अपने मतलब स्वभाव में, संवेदना को हम अपने स्वभाव में कैसा जिंदा रखें? सहनशीलता किसे कहेंगे? ठीक है ना, सवेरे आप उठे, आपकी पत्नी भी उठी, चाय बनाने में लेट हो गया। मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण बहुत बड़े बड़े हैं कि जब दोनों बराबरी के होते हैं तो एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। मैसेजेस हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन हम करते हैं क्या उस पर? मतलब मैंने लिस्ट इसलिए मांगी थी कि संपर्क में क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। मैं बाद में पूछना चाह रहा था, समय मिलेगा तो, कि किसने उसमें से एक पॉइंट पे, एक लेक्चर में एक पॉइंट पकड़ा और उसमें आगे बढ़े, और उसमें मुझे अब अच्छा लग रहा है। उसका मापदंड नहीं करना हमको कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई एम फॉलोइंग इट एंड इट्स वेरी इजी, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उस पर चर्चा करनी है। तो सहनशीलता, पिताजी का व्यवहार। अब घर में पिताजी और माताजी ने जीवन भर अपनी चप्पल जो है वो कमरे के बाहर रखकर और उसको भी सीधी रखी, लेकिन बेटा आता है तो मोजे एक तरफ फेंकता है, जूता एक तरफ फेंकता है, क्योंकि घर में नौकर है, वो करेगा, उसका क्या काम है, मैं क्यों करूँ ये सब? जब ऐसा आचरण जब वो देखते हैं तो बोलेंगे कुछ नहीं, उनके मन में दुख होगा। पता तो करिए उनको किन किन बातों की जरूरत है। तो उनको सिर्फ इन्हीं बातों की जरूरत है कि आपका ये आचरण थोड़ा ठीक हो जाए। है नौकर करने वाले, लेकिन वो भी तो व्यक्ति है, आदमी है, वो क्या आपके जूते चप्पल उठाएंगे? ऐसा उनके मन में विचार आता है, क्योंकि उन्होंने वैसा जिया है। हर व्यक्ति को एक समान मानना, ऐसा उन्होंने जिया है। हम कहते हैं कि पिताजी बड़े आजकल चिड़चिड़े हो गए। चिड़चिड़े इसलिए नहीं, इसलिए हुए कि उनके मन में वो है जो कि आप बोल नहीं पा रहे। उनको बोलने का मौका दो, बैठो उनके साथ, समय बहुत है, अब बैठो उनके साथ, बताएंगे बेटा ये जूते तो थोड़ा सा ठीक से रख लिया करो रे भाई। समझ लो कि ये इन्होंने आज बोला है, लेकिन बहुत दिनों से इनके दिल के अंदर में, दिमाग में तकलीफ थी है, जो आज आपने दूर की। वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तुमने मुझे पैसे कम दिए, कि पैसे बहुत कमा। इन सब बातों का ध्यान आपके बुजुर्गों का आप पर होता है। आपके बच्चों का हम पर ध्यान किस बात पर होता है? कि हमारा आचरण अपने परिवार वालों के साथ कैसा है, और परिवार के बाहर जो हमको, हमारे परिवार के सदस्य हैं, सारी सेवाएं देते हैं, उनके साथ कैसा है। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में जब उसको, बच्चे को मालूम है कि कोविड के समय में समाज में बहुत तकलीफ चल रही है, उस वक्त मेरे पिताजी और मेरी माताजी क्या सेवा कर रही है, वो देख रहा है, क्योंकि टीवी में उसको समझ में आता है। तो आप नासमझ मानते हैं उसको, नासमझ नहीं है। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो पेपर पढ़ता है कि आज इस संगठन ने ये किया, आज इस व्यक्ति ने ये किया। आते ना उदाहरण कि एक व्यक्ति ने, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका सत्कार भी किया, अपनी पेंशन पूरी की पूरी स्वच्छता के काम के लिए लगा रहा है। वो घर कुछ भी नहीं है उसका, पेंशनधारी आदमी है, कोई बहुत बड़ा घर नहीं, लेकिन लगा दिया। पढ़ते हैं लोग, फिर वो सोचते भी होंगे ना, आपको क्या मालूम है, आपको नहीं कहा उन्होंने कि मेरे पिताजी तो कुछ भी नहीं करते, मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ आपको, इनका तो कहीं पता ही नहीं है। तो उनके सामने उदाहरण बनना, दिखाने के लिए क्यों ना हो। अब मैं तो ऐसा कहूंगा, ठीक है आपकी आदत नहीं है, दिखाने के लिए करिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो ऐसे समय में बच्चा आपको देख रहा है कि मेरे पिताजी और माताजी इसमें समाज के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत नहीं करना है, आपको उसको साथ में लेके जाना है, कहीं पर खड़े होकर कोई सेवा देनी है। घर के पुराने कपड़े निकाल कर भी आपने मन बता दिया कि भाई जरा इसको साफ सुफ करना, इसको प्रेस करना, और फिर हम कहीं पर देख के आएंगे। बच्चा नहीं चलेगा साथ में, आप देख के आ जाएंगे, उसको समझ में आ जाएगा, उसको ले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी बातें हमको करके दिखानी होगी। अब सुना ही आता है, अपने बच्चे को मालूम है कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, लेकिन उसको ये मालूम है कि कुछ लोगों को पढ़ाई के लिए साधन नहीं है। तो क्या हमारे घर में हम कुछ कॉपी किताब ला के रखें, उसको कवर लगा दे, जैसा हम अपने बच्चों को कर रहे हैं। बच्चा पूछेगा मम्मा मेरे को तो नहीं चाहिए था, आपने क्यों बनाया? ये बेटा जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है अभी, उनको पापा देने जाने वाले हैं।
बच्चा बोलेगा मेरे को एक किताब कम दो, आप उनको ले जाके छोड़ के दो। ये होगा कैरेक्टर बिल्डिंग। ये ऐसे समय में करने का विषय है। आज कर लिया, जीवन भर का एक सुख जिसको कहते हैं। क्योंकि जब देने की शुरुआत हुई तो बच्चा क्या करेगा, पहले घर में भी देगा ना, बड़ों को भी सुख देगा, पड़ोसी को भी सुख देगा। उसने देना सीखा है, देना आपको सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा जो एक जिसको कहते हैं कि घर में वातावरण बनाने के लिए किन किन बातों की ओर ध्यान देना, ऐसे अनेक बिंदु हो सकते हैं। मैंने सहनशीलता के बारे में बताया, मैंने आपको रिस्पेक्ट के बारे में बताया, मैंने आपके सामने विषय रखा है संवेदनशीलता का, कि यदि किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी को बच्चे को लगी है, कोई बड़े को कोई तकलीफ है, तो तुरंत ध्यान देना, अपनी प्रायोरिटी को बाजू में रखकर वो काम करना कि पिताजी आपको ठीक नहीं लग रहा है, चलिए मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो तो आपको नहीं बोलेंगे ही, क्योंकि वो आपको सफल करना चाहते हैं जिंदगी में। आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो अपना टाइम उससे नहीं निकालना चाहते। अरे समय आपके पास में, खुद घूमने जाते हैं, कभी माँ को पूछा क्या कि माँ चलो जरा थोड़ा सा चौक तक जाके आते हैं पैदल? काय का कोविड है? यदि हम मास्क लगा के जा रहे हैं, सवेरे 5 बजे जा रहे हैं, मास्क नहीं भी लगाए तो कोई कोविड नहीं है। कोविड तो एक बहाना हो गया, सवेरे 5 बजे काय का कोविड होता है? निकल जाइए अपनी माँ को लेके, बोलिए तो सही, चलिए आज घूमने चलते हैं। बच्चे को 4 बार हम घुमा ले जाते हैं, अपने माँ बाप को कितना ले जाते हैं? मैं फैमिली वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, इसमें से थोड़ा सा हमको इसको डेवलप करते रहना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। अपनी पत्नी से पूछिए ना, जो कि काम भी कर रही है, नहीं भी कर रही होगी, है ना, जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी नहीं करते हैं, वो भी घर में उससे ज्यादा काम करते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा बड़ा है। तो और जो करती है, उस जो काम करती है, वो तो घर में आकर उसको करना ही है। उनसे पूछना, उनके लिए ग्रेटिट्यूड है क्या हमारे मन में कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मेरे घर को तो आपने यहाँ के संवारा। माँ को हमने कहा कभी, माँ अच्छा हुआ आज आपके संस्कार काम आ गए? बोलने की बात नहीं होती है, लेकिन अब बोलने का विषय आ गया है। माँ अच्छा हो गया, आज एक बहुत अच्छा विचार मन में आया, वो तो आपने बचपन डाला था। माँ ये बोलेगी, अरे बेटा मैंने कुछ नहीं डाला, सब तेरा अपना है, चल कर तेरे मन में जो आता है। तो ऐसे समय में हमारा शेड्यूल ऐसा बने कि हम इन बातों को अंगीकार करें, स्वीकार करें, इम्बाइब करें। कैसे होगा? तो पुराने मेथड तो है ही, भजन कीर्तन के माध्यम से होता है, साथ में भजन करना, साथ में भोजन करना, साथ में सत्संग करना, उन किताबों को लाके पढ़ना जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। अब ऐसे समय में जहाँ पर कि रोज सुशांत सिंह के बारे में आता है, तो थीसिस बन गई एक पूरी। बच्चे को आप पूछिए, वो बता देगा सुसाइड किसे कहते हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस में करते हैं, ड्रग्स क्यों लिया जाता है। वो जस्टिफाई करेगा कि व्हेन अ पर्सन इज इन डिप्रेशन, व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव? ड्रग्स तो इसको लेना ही पड़ेगा। ही विल जस्टिफाई। आपको दूसरी दुनिया दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखाओगे? तो दूसरी दुनिया दिखाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज व्हाट इज अवेलेबल इज वेरी इजी, व्हाट इज टू बी शोन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो हमको इम्बाइब करना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं क्या कोई आध्यात्मिक किताब? हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आध्यात्मिक हो। ये एक अच्छा समय मिला है हमारे को कि हम अपने जीवन की आध्यात्मिक जो क्या नाम रास्ता है उसकी तरफ बढ़ाए। अध्यात्म कोई सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है, बच्चे के लिए भी है। अध्यात्म ने क्या है? सच बोलना ही एक अध्यात्म है। पूजा पाठ करना अध्यात्म नहीं होता, सच बोलना अध्यात्म है। दूसरों के लिए सेवा करना ही अध्यात्म है, दूसरों के लिए विचार करना ही अध्यात्म है। इन सब बातों को रोज करना। तो ये बातें हमने सुन ली या पढ़ ली, इससे नहीं होगा। तो उसको करना, तो करना कैसे? तो मैंने उदाहरण सिर्फ आपको एक जूते का दिया, आप उससे अन्यथा ना ले, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण है। सवेरे से शाम तक का, रात तक का एक रूटीन घर का होता है, उसमें सबने हाथ बटाना, सबने। वो मेरा भी कर्तव्य है, मेरा अधिकार तो है ही, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है। कर्तव्य क्या क्या है? तो घर के काम भी है, घर की व्यवस्थाएं भी है, घर में सिखाना भी है, घर में अच्छी बातों को डालना भी है, रिश्तेदारों को साथ में लेके चलना है, छोटी मोटी बातों को बाजू में रखना है। ऐसा व्यवहार मैंने करना है, दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी है। दूसरे से तो अपेक्षा जितनी हम करेंगे उतना हम तकलीफ में रहेंगे, लेकिन मैंने क्या करना वो तय करना। ऐसा परिवार में रोज बैठना, ये समय ऐसा आ गया है कि वो हमको समय देता है कि आप परिवार में साथ में रोज बैठे। ये बोल के मत बैठिए कि चलो अपने को कैरेक्टर बिल्डिंग करना है। मतलब एक परिवार में जब मैं पहुंचा तो बोले सर हमारी रोज कैरेक्टर बिल्डिंग क्लास होती है। बड़े उत्साह से बताया उन्होंने, पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे। तो मतलब कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग क्लास यानी क्या होता है? बोले हमने ये देखिए, बोले व्हाट्सएप बना लिया एक,
और फिर बोर्ड दिखाया उन्होंने, तो बोले इसमें शेड्यूल बना लिया, तो उसमें हेडलाइंस में लिखा था कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम। मैं बोला धन्य हो भाई आप तो बोले इसमें हम सिर्फ इसी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग ये कोई क्लास नहीं हो सकती, ये हर मोमेंट को उसके हिसाब से जीना, ये कैरेक्टर बिल्डिंग है। यानी यदि मदद करना ये अपने कैरेक्टर में होना चाहिए, तो आपको मदद करके दिखाना पड़ेगा भाई। बच्चा जा रहा है, इसको स्कूटर में बाहर निकल रहा है, दरवाजा खोल के उसी को बंद करना चाहिए। आप जवाबदारी सिखाना चाहते हैं उसकी कि आप अपना दरवाजा, स्कूटर निकालो, दरवाजा खुद बंद करो। आप बाहर खड़े, आप दरवाजे पे खड़े हो जाइए, आप पिताजी हैं कोई बात नहीं, दरवाजे पे खड़े हो जाइए, वो गाड़ी निकाल के लेके जाएगा, उसको बोला मैं बंद कर लूंगा बेटा, तुम जाओ अपने काम पे लगो। इसको कहते हैं आत्मीयता, इसको कहते हैं कि मदद करना। ऐसा जब आप उसके साथ करते हैं तो वो आगे जब जाता है कहीं पर और उसपे साइकिल से गिरा हुआ कोई व्यक्ति दिखता है, तो वो उसको उठा के कहता है अब बाबा जी आप आगे बढ़ो, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। क्योंकि उसने देखा कि मेरे से बड़े ने मेरे लिए दरवाजा खोला है। तो हेल्प करने के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, हेल्प देने के लिए भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो व्यवहार में उसको डालना पड़ेगा। अब उदाहरण कैसे आने लग गए आजकल कि मैंने मेरे बच्चे को इंडिपेंडेंट रहना सिखा दिया है, वो सब अपने काम अपने हाथ से कर लेता है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन वो वहीं रुक गया तो आपके बुढ़ापे में वो कहेगा कि भाई साहब, पिताजी, पिताश्री कहेगा और तो और कि ये सब काम तो आप इंडिपेंडेंट अपने आप करिए, एवरीवन शुड बी इंडिपेंडेंट। ये वाक्य कभी कभी इतना गलत ले लिया जाता है। तो इंडिपेंडेंस भी बिना बोले कराइए और बाकी बातें अपने आप होगी, अपने आचरण से होगी। तो ये बातें कोविड के समय में, चूंकि घर में समय ज्यादा है, तो दूसरी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व न करते हुए, क्योंकि दूसरी बातों से कहीं ना कहीं वायलेंस की बू आ रही है, दूसरी बातों से कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है। परिवार में ऐसा होता है कि किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो बाकी लोग कहे कि भाई अपने को अब खर्चा इतना कम करना है, बिना कहे भी कह सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा अपन ये खर्च क्यों करें, प्लान करते हैं थोड़ा सा कोविड में कुछ और नया, तो प्लान बी बन जाएगा, इफ दिस देन दिस। ऐसे भी प्लान बनाते हैं, इफ डैश देन, ऐसे प्लान बनाते हैं लोग, बिजनेस में बनाते हैं। घर में क्यों नहीं बना सकते? यदि ये है तो ये करेंगे, ये नहीं है तो ये नहीं करेंगे। तो बिना किसी चीज का अभाव बताते हुए उदाहरणों के माध्यम से कि बेटा जब काल पड़ता था तो अपने पूर्वज क्या करते थे, उदाहरण है ना हमारे पास में, काल जब पड़ा तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हैजा जब फैला तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, बताइए ना कहानियां। नहीं पता है तो पता करिए। जब देश में युद्ध हुआ तो हमारे देश में कैसा किसी ने आह्वान किया, कौन से नेता ने आह्वान किया, और घर से निकल के महिलाओं ने अपने जेवरात दे दिए देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए। किसान आंदोलन कैसा चला, कौन उसके प्रणेता थे, शास्त्री जी की बात हमने घर में कभी की क्या? बहुत युग पुरुष हमारे यहाँ पर है, उनकी बातों के बारे में चर्चा करना, पहले खुद समझना फिर चर्चा करना, ऐसा करके कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। ये बोल के नहीं होगा कि आज से हम डिसाइड करते हैं कि हम सब सच बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। सच बोलने के उदाहरण और उसके फायदे ये सबके सामने रखने पड़ेंगे। आज से हम आत्मीयता बढ़ाएंगे, चलो गले मिलो, नहीं होता है। आत्मीयता किसको कहते हैं, अपनी माँ से सीखना होगा। आत्मीयता का उदाहरण दूसरा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ से सीखे आत्मीयता किसे कहते हैं, और उसके बारे में कहानी, उसके बारे में कविता, उसके बारे में फिल्मी गाने सुनिए ना घर में, क्या फर्क पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के निकालिए। ये प्रदीप का जो मैंने 4 लाइन बताई और वो सुनिए, ये तो गाने और भी है, मैं वो एक गाना वो भी है ना, और एक मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये भी एक जीवन है। लेकिन कौन सा जीवन हमको लेना है और आगे चलाना है वो हमको तय करना है। तो मुझे लगता है कि कोविड के इस समय में यदि हम इन सब बातों की तरफ, इन्हें एक समय मिला है, ये चलेगा और 2-3 महीना, इसमें यदि इन सब बातों को यदि हम करें, अपने फैमिली वैल्यूज को और डिफाइन करें, मैंने शॉर्ट में बताया, हमें सबको मालूम भी है, सिर्फ उसको खोजना होगा और उस पर अपनी कृति करें, तो जो सक्सेस आप बाहर चाहते हैं, मैं जिस बात से मैंने शुरुआत की थी मैं आपको कहना चाहता हूं कि सक्सेस अनइंटेंडेड, आपका इंटेंशन सक्सेस लेने का नहीं भी होगा
तो भी इनएविटेबल है, वो आपके पास आएगी, बशर्ते कि आप उसके सिर्फ उसके पीछे ना भागे, उसके साथ उसके लिए पूरा प्रयास करें। लेकिन वो बहुत ही आराम से हमें हासिल होगी यदि हम अपने जीवन मूल्य उन्हें ढूंढें, उनका अध्ययन करें, उनको अमल करें, रोज करें। नहीं होंगे सब एक साथ, हम सब साधारण लोग हैं, हम कोई देवता नहीं, हम संत नहीं, लेकिन धीरे धीरे संत और देवता व्यक्तियों में से बन के निकले, ऐसे अपने देश में उदाहरण है, अपनी संस्कृति में उदाहरण है। तो पता नहीं हम भी कभी ऐसे बन जाए जैसा कि अपेक्षित है अपने घर में, तो उस तरफ अपने कदम बढ़ाएं। तो मेरा विश्वास है, आप मानिए उस बात को, कि जो भी सफल जीवन हमने देखे हैं, वो सफल जीवन उसको हासिल करने के लिए सिर्फ चले हुए जीवन नहीं है। तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ जीवन मूल्यों को, जिसमें कि खास करके अपने परिवार के मूल्यों को बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश किया, और उसका परिणाम है कि देश में सेनानी भी निकले, देश में अनेक नेता भी निकले, देश के अंदर में अनेक सेवावृत्ति लोग भी निकले, देश में अनेक संगठन निकले, देश आज पूरी संस्कृति के साथ खड़ा हुआ है, उसका लाभ हम ले रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? तो ये सब इसीलिए हुआ कि कुछ लोगों ने अपने जीवन मूल्य ऐसे बढ़ाए कि जिससे कि अपना स्वयं का स्वार्थ तो हुआ ही पूरा, लेकिन परमार्थ भी हम पूरा कर सके। मेरी बात इसलिए ये मुझे कहा गया फैमिली वैल्यूज के बारे में, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए भी अध्ययन करने का, कि भाई मैं भी और कोई चीज और अच्छी सीखूं। तो मैंने भी थोड़ा अध्ययन किया, और ये बिंदुओं के माध्यम से यदि आगे चलेंगे तो मुझे भी लगता है, और आसपास में उदाहरण जब मिलते हैं, हम आसपास के उदाहरण भी देखें, मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, आसपास के उदाहरण देखें लोगों को, तो उनसे भी थोड़ा सा अपना उत्साह बढ़ेगा कि नहीं ये भी ठीक होता है। तो कोविड के इस समय को इन बातों के लिए थोड़ा सा दे, घर के मूल्यों में, घर के परिवार के मूल्यों में, तो बाकी सब चीजें ठीक होगी। इतनी विनंती आप सभी के साथ, इतनी अपेक्षा रखते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया, और भी किसी को कुछ कहना होगा, अपनी बात जो मन में मेरे से छूट गई है उस बात को जरूर यहाँ रखें, ताकि ऐसा मौका बहुत कम मिलते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।